नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज इस सेशन में हम लोग फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो हम इस फसल उत्पादन प्रबंधन में को भी हम थोड़े से अलग-अलग सेशंस में सीखेंगे। आज के सेशन में जो हम समझने जा रहे हैं वो है, तो इसमें आज हम लोग पोषक प्रबंधन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जब फसल उत्पादन प्रबंधन की बात करते हैं तो ये जो कृषि प्रधान देश होते हैं, जैसे अगर हम भारत का लें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे एरिया से लेकर बड़े-बड़े फार्म्स भी होते हैं। मीन्स कुछ किसान बहुत छोटी एक अपनी थोड़े से जमीन के टुकड़ों में काम कार्य करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जमींदार कहते हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े फार्म्स होते हैं और वो किसानों को एम्प्लॉय करते हैं कि उनके वो ये जो फसल है इसकी देख रखाव करें और उनको एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए क्या होता है, विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। तो अगर जिनका छोटे खेत हैं, उनके पास एक कहीं फाइनेंशियल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नई टेक्नोलॉजी को भी वो नहीं समझ पाते हैं। नई टेक्नोलॉजी जो चल रही है या एडवांस जो हमने जैसे बीज के बारे में पढ़ा है या इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लगाने और जो सोर्सेस हैं, तो उनके पास उतना धन ही नहीं होता है। तो इस प्रकार उनकी जो पैदावार होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जो बड़े-बड़े फार्म्स वाले होते हैं, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी होती है, सब कुछ होता है और उनके पास एरिया भी ज़्यादा होता है, तो उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो अगर हम एक शॉर्ट में देखें तो धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में, उसके लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंपल है, अगर हम भी देख ले, आज अगर हमारे पास धन है तो हमारे पास सारी सुख सुविधा होती है। धन की कमी होती है तो हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उन सुख सुविधाओं से हम थोड़े से वंचित रहते हैं, थोड़े से उनसे दूर रहते हैं। तो योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध। हम कितना अपनी मेहनत दे रहे हैं, कितना उस पर निवेश कर रहे हैं और कितना उत्पादन हो रहा है, तो ये सारा एक इंटरलिंक्ड है। अगर उत्पादन अच्छा होगा तो हमारा इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो हम नई नई जो मॉडर्न चीजें हैं उनका यूज कर पाएंगे। और अगर दूसरी तरफ ये है कि अगर हमारे पास धन अधिक है तब हम कर सकते हैं, लेकिन अगर धन की कमी है, उत्पादन भी कम हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी नई यूज करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकें। तो इस प्रकार देखते हैं कि किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए क्या करते हैं, उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की होती हैं, जैसे बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इनमें सम्मिलित हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पोषक प्रबंधन की, कि कैसे जो पोषक जो प्लांट्स को मिलना है उसका कैसे प्रबंधन होता है। तो जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, प्रॉपर एक भोजन की आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधे भी क्या हैं, ये जीव है, इनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हमें भी जैसे एक टेम्परेचर एक मेंटेन चाहिए होता है, बहुत गर्मी में हम अपने को कहीं ना कहीं से ठंडक देके अपने को सुरक्षित रखते हैं, बहुत अधिक ठंड में हम हीटर ऑन करके, आग जला के, कंबल, ऊनी कपड़े पहन के अपनों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन पौधे क्या हैं, वो तो खुले हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। मेन है कि जो किसान है, जो उनकी देखभाल कर रहा है, उनको इन सब चीजों की एक पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये जो है, तो इनको जो पोषक जहाँ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि उनका जो वातावरण उनको भी एक रूप से शुद्ध रूप में मिले।
तो हवा से वो कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थों को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ये मैं आपको नोट्स में भी दिखाऊंगी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 13 पोषक तत्व है, इसमें से जो है 6 की अधिक मात्रा होनी चाहिए, इसलिए वृहद पोषक कहलाते हैं। शेष 7 पोषक जो होते हैं ये कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक कहते हैं। तो हवा से देख रहे हैं उनको कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। उसके साथ पानी से इनको हाइड्रोजन प्राप्त होता है तथा ऑक्सीजन, और जो बाकी जो इनको पोषक है वो उनको मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ है मिट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई अगर प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ हमें चाहिए। अगर इनमें से किसी चीज की भी कमी होती है तो जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो इफेक्ट होता है। तो अगर पॉल्यूशन ज्यादा है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन, उसको प्रॉपर हाइड्रोजन नहीं मिल पा रही है तो प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। उसको जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है रेस्पिरेशन के लिए वो प्रॉपर नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। सॉइल से उसको जो 13 पोषक तत्व चाहिए अगर वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। और प्लांट की जो अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये देखते हैं कि इन पोषकों की कमी से क्या होता है, पौधों की शारीरिक प्रक्रियाएं और सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति भी प्रभाव पड़ता है। तो उसके साथ अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो एक उसका जो डेवलपमेंट है वो तो इफेक्ट होगा, उनमें जो बीज बनाने की जो एक प्रोसेस होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और इस प्रकार वो रोगों से भी अपने को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। ये समझिए बिल्कुल जैसे हम जीव हैं, अगर हमें पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और हम जल्दी जल्दी हम किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहेंगे। हमें प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम पतले हो जाएंगे, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। सेम प्लांट्स के साथ है। तो इसलिए हमें प्लांट्स को ये नहीं कि ये पौधा है जमीन में हो रहा है अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं। फसल जब कर रहे हैं तो हमें उसकी पूरी देख रखाव करनी चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, मिट्टी में हम लोग खाद या उर्वरक मिलाते हैं जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो और हमारा एक जो एक लिमिटेड एरिया से हमारे पास जो एक फसल बनकर आ रही है वो बहुत अधिक। तो इसके लिए जो हम खाद की बात करते हैं तो खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और ये क्या होता है, मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में पोषक नहीं प्राप्त करते हैं, ये अल्प मात्रा में करते हैं। और ये याद रखिएगा खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अब ये खाद कैसे बनाते हैं, ये जो जंतु के अपशिष्ट होते हैं, पौधे के जो एक झड़ गए हैं, पत्तियां झड़ गई हैं, वो पौधे का जो कचरा होता है इसे इन सबको मिला के इसका अपघटन करा जाता है। और ये जब खाद मिट्टी में मिलाते हैं तो वो सारे जो पोषक तत्व उसके ये सारे जो हम कचरे में होते हैं वो वापस प्लांट्स को चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि उनको प्लांट्स को यूरिया चाहिए, तो जितना भी जंतुओं के अपशिष्ट है उससे उनको यूरिया प्राप्त होती है। और जो प्लांट सूख गया है तो उसमें क्लोरोफिल की कमी हुई, न्यूट्रिएंट्स तो अभी हैं उसमें, तो वापस वो सॉइल में मिल जाते हैं और प्लांट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स फिर से ले लेते हैं, उसका वेस्टेज नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। और इस प्रकार क्या होता है, जब हम खाद डालते हैं प्लांट्स में तो उसको की जो एक फर्टिलिटी है, उसकी उर्वरता जो है उसमें इंक्रीज होता है। और खाद में क्या होता है, ये जो कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। तो ये एक बहुत एक ये नेचुरल सोर्स है और ये मिट्टी के लिए बहुत एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो मिट्टी का एक संरचना का अर्थ हुआ कि वो पोरस होनी चाहिए, पानी को सोखने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए और उसके साथ पानी का रिटेंशन भी जरूरी है।
कोई आप जब पढ़ रहे आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती हैं। कुछ बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, कुछ क्या होता है वो सोखती रहती हैं, वो ग्राउंड वाटर में चलता चला जाता है, पानी को अपने रोक नहीं पाती। तो ये हमें इस टाइप की सॉइल चाहिए कि वो पानी को थोड़ा रोक सके, जैसे जो पौधे हैं वो जल का अवशोषण कर सके। तो इसके कारण क्या होता है, जो रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक्चुअली रेतीली मिट्टी क्या होता है, वो पानी का डिटेंशन नहीं कर पाती, लेकिन अगर हम उसमें खाद मिला दें तो पानी को रोकने की क्षमता उसमें थोड़ी अधिक आ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। अब जब हम खाद बनाते हैं तो उसमें जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, तो इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी, तथा इस प्रकार से जो हमारा पर्यावरण है वो भी एक संरक्षण रहेगा, क्योंकि हमारा ये सारा नेचुरल वेस्ट है जो फिर से रिसाइकिल होके एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ वो एक ऐसे पॉल्यूशन कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो खाद बनाने की प्रक्रिया में हम विभिन्न पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसमें जो है और ये जो जब खाद बनाने की प्रक्रिया होती है, इसमें जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को हम निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं: कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। ठीक है, तो कंपोस्ट और वर्मी कोस्ट में क्या होता है, इसमें जो कृषि के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको महा करते चले जाइए आप लोग के। कंपोस्टिकरण प्रक्रिया में क्या होता है, कृषि के जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन, जो इनका गोबर, आपके कैटल्स का, या जितना भी आपके प्लांट का जो वेस्ट है, टोटल अगर हम देखें, ये सारे जितने वेस्ट है हमारे घर से जो छिलके निकल रहे हैं, जो पशु का जो गोबर और जो मूत्र है वो एक आ जाता है, और प्लांट जो एक जैसे पत्तियां हैं वो झड़ गई हैं, इन सबको मिला के कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और कंपोस्ट में क्या होता है, केचुओं को भी थोड़ा डाल दिया जाता है, जिससे वो एक सॉइल को पोरस बनाते हैं, और उसके अंदर एरिएशन करते हैं कि ऑक्सीजन, वो जो एयर है वो जाए, और वो पूरे एक उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज हो पाए। तो ये जो इस प्रकार क्या है कि एक कंपोस्ट तैयार होती है। हरी खाद की अगर हम बात करें तो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा दिए जाते हैं, और फिर क्या होता है, जब ये हम इनको उगाते हैं तो इस पे हल चला देते हैं। हल चलाने का अर्थ है कि ये जब थोड़े से उग जाते हैं फिर इनको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, तो ये जो है पौधे होते हैं ये हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और इससे जो मिट्टी है, इसको जो हरी खाद है, इससे नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्लांट्स को प्राप्त होता है। तो ये एक और नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम अपनी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उर्वरक की बात करें, अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो यहाँ देखिए फर्टिलाइजर्स में जो ये है ये इंडस्ट्रियल रूप में तैयार किया जाता है। अभी जो हमने यहाँ पे खाद की बात करी थी, जो हमने कंपोस्ट की बात करी थी, वर्मी कंपोस्ट की बात करी थी, ये सब हम नेचुरल चीजें जो हमारी अपशिष्ट पदार्थ है उन्हीं को यूज करके बना रहे हैं। लेकिन उर्वरक क्या है, ये इंडस्ट्रियल है, तो काफी कुछ ये हम एक केमिकल्स उसमें मिला रहे हैं। तो जो ये उर्वरक होता है फर्टिलाइजर, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। और ये जब हम उर्वरक डालते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, कायिक वृद्धि बहुत अच्छी होती है। मीन्स उसकी जो पत्तियां हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, या जो अगर पूरा प्लांट का डेवलपमेंट है, उसमें जो फूल बन रहे हैं वो एक बहुत अच्छे एक बनते हैं, क्योंकि उनको ये सोडियम और पोटेशियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। सॉरी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और थोड़ा सा उनको पोटेशियम भी कंटेंट मिल जाता है। तो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं पत्तियां शाखाएं इंक्रीज होती हैं, तो जब पत्तियां इंक्रीज होती हैं तो
उनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक होती है और इस प्रकार पौधों का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो जब पौधों का ऐसे डेवलपमेंट अच्छा होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, तो उनका उत्पादन क्षमता भी इंक्रीज होती है। और इससे जब है कम एरिया में हमें उत्पादन अच्छा मिल रहा है, तो हम जब किसान उसको बेचता है तो उसको एक जो उसका भी एक वैल्यू है, जो उसको धन है, वो भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें, तो क्योंकि हमें मार्केट से फर्टिलाइजर खरीदने पड़ रहे हैं, तो उस पे उनका ध्यान व्यय भी अधिक होता है और ये आर्थिक दृष्टि से फिर महंगे भी लगते हैं। तो एक बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि अगर पैसा थोड़ा सा अधिक मिल रहा है लेकिन हमारा खर्चा भी अधिक हो रहा है, तो वो प्रॉफिट का अगर हम देखें, वो एक हमें थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से हमें करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद जो हमें सावधानियां लेनी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल सेम ऐसी हो गया कि आज अगर हम अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हम कभी कभी कैल्शियम लेते हैं, कभी हम वाइटामिन की गोलियां लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी अमाउंट में लेनी है। यह नहीं कि हम ज्यादा लें और उसको किस समय लें, किस एज में लें, ये सब ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार उर्वरक को कैसे यूज करना है, या अगर आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, आपने कहीं से सुना कि मैंने ये डाला, किसी किसान ने कहा मैंने ये डाला और मेरी पैदावार इतनी अच्छी हो गई, लेकिन दूसरा किसान को पूरा समझना चाहिए तुमने किस समय डाला, कितनी क्वांटिटी में डाला और कैसे उसको मेंटेन करा, वो सारी नॉलेज भी बहुत अधिक एक उसकी एक आवश्यकता है। क्योंकि यह कभी-कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह भी जाते हैं और पौधे उसका पूरा एक उपयोग नहीं कर पाते। तो किस प्रकार देना है, किस रूप में देना है, ये भी एक जानकारी किसानों को होनी अति आवश्यक है। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, जो अगर हम कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट की बात करें, इससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन अगर हम उर्वरक की बात करें, तो इससे सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्योंकि केमिकल्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो एक चीज कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरा कहीं नुकसान भी हो रहा है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो उर्वरक है, तो मिट्टी की जो एक फर्टिलिटी है, उसको वो घटाता है, उसकी उर्वरता को वो एक घटाता है। क्योंकि मेन अगर हम जैसे कंपोस्ट मिलाते हैं, तो वो पोरस बना रहा है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सॉइल एक थोड़ी लूज रहती है, पानी एक रोक पाती है। लेकिन ये सब जो हम डालते हैं, ये सिर्फ एक मिट्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, वो एक नेगेटिव ही इफेक्ट होता है, बस प्लांट्स की ग्रोथ पर ज्यादा वो वर्क करता है। तो इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। और जैसा मैंने बताया था, उसमें सूक्ष्मजीव भी नहीं होते, तो मिट्टी पर बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उर्वरकों का जनरल अगर हम देखें, तो इसका हम उपयोग तभी करते हैं कि हमें कम समय में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो इसलिए हमें जब उर्वरक है, तो कितनी मात्रा में करें कि मिट्टी का भी रिटेंशन रहे, और अगर हम कहें तो खाद और उर्वरक का अगर मिक्स करके यूज करें, तो वो एक ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जिसको हम ऑर्गेनिक, जिसको आजकल हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह रहे हैं, इसमें जो है जो आपके जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स हैं, इनका एक कम उपयोग होता है। नेचुरल वे में इनको एक उनका डेवलपमेंट होता है। ना तो हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, जैसे पीड़कनाशी है, शाकनाशी है, तो इन सबको हम नहीं डालते हैं। नेचुरल वे में ही सब इन सब का कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन,
जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये आप देख लीजिए, कार्बनिक जो ऑर्गेनिक जो वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें किस प्रकार हम ये कार्य करते हैं। तो ये है इसमें। फिर अगर हमें ये देखना है कि जैसे हम इंसेक्टिसाइड डाल के जो हमारे जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनको दूर करते हैं, तो इन सबको दूर करने के लिए हम नेचुरल वे, जैसे नीम की पत्तियां हैं, या जो एक बाई नेचुरल वे में जो हम हमारे किसान सालों पहले जिसका उपयोग करके अपनी फसल को नष्ट होने से बचाते थे, उन्हीं चीजों का हम प्रयोग करते हैं। मीन्स हम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं या आर्टिफिशियल जो इंडस्ट्री से हमें कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम थोड़े आपको नोट्स रूप में भी दिखाएंगे, लेकिन बुक में भी मार्क करते जाइए, इन सब का याद रखिएगा। तो ये जो हम कुशल फसलीकरण की बात कर रहे हैं, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रही हूँ। तो इसमें हमें एक ध्यान रखना होता है कि अंतर फसलीकरण फसल चक्रों मीन्स एक हमारा साइकिल चलती है कि एक बार एक टाइप की फसल, सेकंड टाइम सेकंड टाइप की, कि सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमेशा सॉइल में से नहीं यूज करे जाएं। एक बार एक न्यूट्रिएंट यूज हो, दूसरी बार दूसरा हो, तो सॉइल की फर्टिलिटी एक मेंटेन रहती है। और यह फसल तंत्र कीट पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो जितने वीड्स हैं जो एक एक्स्ट्रा प्लांट हमारी क्रॉप के साथ होते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, इन सब से भी हमें अपनी फसल को बचाना होता है। तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, फसल उत्पादन प्रबंधन 3 टाइप का होते हम पढ़ रहे हैं। पोषक प्रबंधन, सिंचाई और फसल पैटर्न। हम लोगों ने अब तक पोषक प्रबंधन के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने खाद और उर्वरक के बारे में आज के सेशन में पढ़ा है। सिंचाई का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो पौधों के पोषक तत्व की बात करें तो उसमें हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और मिट्टी से 13 अन्य पोषक प्राप्त होते हैं। तो 6 जो अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं उनको वृहद पोषक कहते हैं, और 7 जो कम मात्रा में चाहिए उनको सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक होता है। तो ये हमें जो पोषक चाहिए, इनकी पूर्ति के लिए हमें खाद या जो उर्वरक है उसको मिलाना पड़ता है। तो ये एक मेन पॉइंट था, और जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बुक में मार्क करवाए हैं। पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। कोई प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।